फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो नेटवर्क एनालिसिस। फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद हम अब जो स्टार्ट करने वाले हैं टोटल न्यूमेरिकल डिस्कशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट यानी जो बेसिक ऑफ नेटवर्क कह सकते हो, इसमें हमने जो भी पढ़ा था अभी तक केवीएल, केसीएल, सुपर लूप, सुपर मैश, बेसिक एलिमेंट्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का कॉन्सेप्ट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने, एमीटर, वोल्ट मीटर के इनके यूजेस, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो ये सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ लेने के बाद एक तरह से जो फंडामेंटल्स फॉर नेटवर्क है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हमें आइडियाज आ चुके हैं कि हाउ टू अप्लाई दीज लॉज, बेसिक लॉज। तो इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल सेशन में स्टार्ट करेंगे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन से, वो है आपको सिंपल एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक करंट सोर्स है 1 एम्पियर का, एक वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का, दूसरा वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का। ये सभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेस है। यहाँ पे कोई भी डिपेंडिंग वेरिएबल है नहीं, डिपेंडेंट बनाने वाला वेरिएबल है नहीं, तो हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस है। और इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, जो कि सभी 1 ओम एंड 1 इज 5 ओम का। ठीक है, तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है, यहाँ जो प्राइम मोटिव है हमारा कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस आई को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि ये करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, मैं दो मेथड्स बताऊंगा। अगर पहला मेथड जो कि सिंपल सा मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें ज्यादा एनालिसिस की नीड नहीं हुई। सिंपली हमें ये दिख रहा है कि देखो ये 1 एम्पियर यहाँ तक आया, ये 1 एम्पियर अगर यहाँ तक आया तो इसके बाद इस 1 एम्पियर के आगे ये शॉर्टेड पाथ है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है। मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 कैन से, इसका रेजिस्टेंस 0 कैन से, और इसमें एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि इधर कोई भी रेजिस्टेंस, इधर कोई भी करंट नहीं जा रहा है। हम मान लेते हैं कि इधर कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो रेजिस्टिव पाथ है 1 ओम का, ये इससे ज्यादा रेजिस्टिव है, ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है इससे ज्यादा रेजिस्टिव है। तो ये कंप्लीट 1 एम्पियर जो कि यहाँ तक आ रहा था, कंप्लीट 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। ओके, ये कंप्लीट 1 एम्पियर यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद ये फिर इधर कोई करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पियर, लेट्स सपोज 0 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 एम्पियर कंटिन्यू रहेगा। तो एक तरह से मान सकते हैं कि आउटर पाथ एक शॉर्ट सर्किट पाथ है और रेजिस्टेंस वाले पाथ में कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट उधर 0 फ्लो करेगा, या क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ के आगे करंट हमेशा लेस रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, करंट हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, इसलिए वो जो शॉर्ट सर्किट वाली लाइन है इसके थ्रू आएगा। और यहाँ पे आई से जस्ट पहले देखो ये आई जो बना है, यहाँ जस्ट पहले देखो ये करंट जो 1 एम्पियर का ऐसे जा रहा है। इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर जोन में हम देखें, अगर इस पर्टिकुलर जोन में देखें तो आई की वैल्यू जो है वो -1 एम्पियर आ जाएगी, -1 एम्पियर। मतलब करंट जो है आई जो हमने डिनोट किया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो आई सॉरी जो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई से, तो आई इक्वल टू -1 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हमें पता चलता है कि I इक्वल टू -1 एम्पियर आ गया, और ये हमने सिंपल सा एनालिसिस किया बस इस बेस पे कि शॉर्ट सर्किट पाथ को करंट फॉलो करेगा इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिव पाथ। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है वो एक्चुअल कैलकुलेटिव मेथड है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बैक जाऊंगा, यहाँ जो हमने अभी कैलकुलेशन की इसे रिमूव करने के लिए हम लोग बैक जाएंगे। और हाँ, सेकेंड जो मेथड रहेगा प्योर कैलकुलेटिव मेथड रहेगा। तो प्योर कैलकुलेटिंग मेथड में मैं एक अजम्पशन लूंगा। ओके, अजम्पशन क्या रहेगा, मैं अभी इस लाइन को यहां से हटाता हूं, इस लाइन को यहां से रिमूव करता हूं। हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि हम इस वाले को ग्राउंड मान लेते हैं। ओके, इसे हमने ग्राउंड कंसीडर किया। अगर इसे हमने ग्राउंड कंसीडर करने का मतलब है ये 0 पोटेंशियल, 0 वोल्टेज पोटेंशियल, तो अगर इसकी पोटेंशियल 0 वोल्टेज है, ये शॉर्टेड है, ये पाथ शॉर्टेड है, इसका मतलब यहाँ भी 0 वोल्टेज चला जाएगा, यहाँ भी 0 वोल्टेज चला जाएगा। और लेफ्ट साइड ये पाथ शॉर्ट सर्किटेड है, तो इस जगह पे भी 0 वोल्ट चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में 0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब अगर इसके बीच में, अगर इस पॉइंट के बीच में जो मैं रेड ऊपर लाइन बनाया हूं,
इस पॉइंट और इस 0 वोल्ट के बीच में अगर 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट की वैल्यू जो होगी, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 8 वोल्ट होगी। समझो बात को, ऐसे यहाँ मैं अलग दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट है और इसके बीच में अगर ये 8 वोल्टेज का सोर्स अवेलेबल है, अगर ये 8 वोल्टेज का सोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है और ये 8 वोल्टेज का सोर्स 0 और इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के बीच में अवेलेबल है, इसका मतलब इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा। तभी हम कह सकते हैं VA माइनस 0 इक्वल टू 8 वोल्ट, देन VA इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, उसका पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा। ये चीज हम इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो 0 वोल्ट आ गया। ये 0 वोल्ट कैसे आया? हमारा अजम्पशन था कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये हमने ग्राउंड अज्यूम किया था। तो ये यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ के ये शॉर्टेड पाथ है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये 0 वोल्ट यहाँ भी आ गया और लेफ्ट साइड ये 0 वोल्ट यहाँ भी पहुंच गया। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 वोल्ट आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे 8 वोल्ट होगा, तभी हमारा करंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम करते क्या है कि यहाँ पॉइंट पे एक सेंटर में हमने वोल्टेज माना V, और इस V से हम KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। KVL लगाना स्टार्ट किया, आउटसाइड 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 करंट को अज्यूम किया, और जब करंट को चारों ही ब्रांचेस में आउटसाइड अज्यूम कर लिया है, तो सिंपली हम KCL लगा सकते हैं, नॉट KVL, KCL लगा सकते हैं। KCL क्या होगा? V माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस V माइनस 8 डिवाइड बाई 1। देखो ये पहले इस ब्रांच का किया, सेकंड इस ब्रांच का किया, थर्ड इस ब्रांच का करेंगे, थर्ड इस ब्रांच का करेंगे, प्लस V माइनस 1 सॉरी V माइनस 0 डिवाइड बाई 1। थर्ड जो है अपर ब्रांच का करेंगे, थर्ड जो है सॉरी फोर्थ नंबर पे अपर ब्रांच का लिखेंगे, वो होगा V माइनस 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल पता है 4V हो गई, 4V माइनस 16 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू KCL यहाँ से जो V निकल के आएगा 4 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट। अगर V जो हमारा 4 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। इस ब्रांच में 4 एम्पियर, इसमें माइनस 4 एम्पियर, इसमें माइनस 4 एम्पियर। मतलब ये देखो, ये आ गया -4, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4, और यहाँ आ गया -4, और यहाँ आ गया 4। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हॉस्पिटल हो रहा है, बट आपको दिख जाएगा। तो 4 करंट्स आ गए ना। अब देखो यहाँ पे -4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, तो -4 एम्पियर अगर इधर है, तो इसका मतलब वी कैन से 4 एम्पियर नीचे की साइड जा रहा हो। इट मींस वी कैन से कि जो 4 एम्पियर है, अगर -4, ये -4 ऊपर जाता हुआ करंट है, तो 4 एम्पियर इस साइड होगा। अगर नीचे की साइड ड्रॉ करें तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा। और इस ब्रांच में 1 एम्पियर जा रहा है, इस ब्रांच में 1 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच से 5 एम्पियर करंट आ रहा होगा। ओके, यानी इस पर्टिकुलर ब्रांच से अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा होगा, और यहाँ पे जो एंटर कर रहा है 4 एम्पियर। ओके, तो इस I की वैल्यू क्या हो गई? तो I की वैल्यू हो गई I इक्वल टू 4 माइनस 5, यानी -1 एम्पियर, -1 एम्पियर। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस वाला जो मेथड है, यहाँ से वी कैन फाइंड I इक्वल टू -1 एम्पियर। एक तो हम डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट वाला जो मेथड हमने फर्स्ट देखा था, वहां से देख सकते थे, और सेकंड मेथड में हम प्रॉपर V मतलब V मान सकते थे। सेंटर में V मानने के बाद एक अजम्पशन ले सकते थे ग्राउंड वोल्टेज का, एक अजम्पशन ले सकते थे ग्राउंड वोल्टेज का, उसके रिस्पेक्ट से यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, इन दो जगह पे 0 वोल्ट हो जाता है, और इसके रिस्पेक्ट से, इस 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट से यहाँ 8 वोल्ट हो रहा था। और यहाँ से जब हमने सेंटर में V कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 4 वोल्ट आई है, तो हमने हर ब्रांच का करंट फाइंड किया, और जब हर ब्रांच का करंट फाइंड किया, तो उसके बाद हमने फाइनली देखा कि हमने I की वैल्यू फाइंड करवाना है -1 एम्पियर। अब कोई सोच सकता है कि हमने पिछले मेथड में इस ब्रांच में करंट 0 मान लिया था, कि हमने टोटल करंट इधर भगा दिया था, तो इसमें 0 हो गया था, और 0 तो है नहीं, यहाँ पे इसमें 4 एम्पियर दिख रहा है, तो 0 होगा नहीं करंट। एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने ये अज्यूम किया था कि ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, उसमें टोटल करंट फ्लो कर जा रहा है, तो इस रेजिस्टिव ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, बट बेसिकली इसमें करंट जा रहा है।
ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पता चलेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पता चलेगा। लेकिन इनिशियली हमने शॉर्टेड जो पाथ था उसमें टोटल करंट को भेज दिया, तो वहां से भी ये पता चल जाएगा हमें कि आई की वैल्यू क्या है। और ऐसा कर सकते हैं, जब रजिस्टिव ब्रांच और नॉन रजिस्टिव ब्रांच में करंट अगर डिवाइड होना है तो नॉन रजिस्टिव वाली ब्रांच में पूरा करंट जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया कि दो मेथड्स को आपको समझाऊं। बेसिकली आपको सेकंड मेथड है, ये मोस्ट कैन से इंपॉर्टेंट और टेक्निकली करेक्ट मेथड कह सकते हो। बट हाँ, ये पहला मेथड है, ये टेक्निकली इसमें मिस्टेक कर सकते हो आप, यहाँ नहीं करोगे तो आगे कई क्वेश्चन में टेक्निकली मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपको कभी दिखेगा नहीं, हो सकता है आप शॉर्टेड पाथ मान रहे हो, वहां कुछ ना कोई रेजिस्टेंस हो, किसी तरह से वो इनडायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा हो, तो ये पॉसिबल है वहां मिस्टेक होने की। बट इन दिस मेथड, सेकंड मेथड, तो टेक्निकली वैल्यू टेक्निकली करेक्ट है, तो इसमें कोई मिस्टेक होने की चांसेस है नहीं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है ये। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R2, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R2, R2 जो 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया, इसके थ्रू हमें करंट फाइंड करना है, इसके थ्रू हमें करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम दो तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक तो हर ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सेकंड सेकंड हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड इसमें हम नोडल एनालिसिस यानी केसीएल लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट मेथड में देख रहा हूँ नोडल एनालिसिस, फर्स्ट मेथड अगर मैं नोडल एनालिसिस देखूं और यहाँ पे अगर मैंने मान लिया वी वोल्ट, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वी वोल्ट मान लिया, तो हम करते हैं नोडल एनालिसिस। तो हम तीनों ब्रांच में आउटसाइड आउटगोइंग करंट मान लेते हैं, तीनों ब्रांच में आउटगोइंग करंट मान लें हम, तो क्या होगा, V माइनस 60 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस 0.04 Vx प्लस V डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। एक्चुअली V डिवाइड बाई 8 जो करंट है, यहां से एक इक्वेशन बनती है, यहां से एक इक्वेशन बनती है V माइनस 60 डिवाइड बाई 5 माइनस 4/100 Px प्लस V बाई 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसे हम 2/50 करें, 1/25, 1/25 200 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अगर 200 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 20 40, तो 40B माइनस ये हो जाएगा 2400 माइनस 8Vx प्लस ये हो गया 20 टाइम्स, नहीं 8 से कर रहे हैं ना, तो 8 20 के लिए, तो 425 तो 25, इधर 25B इक्वल टू 0। तो यहां से जो इक्वेशन बन के आती है वो आएगा 65B माइनस 8Vx इक्वल टू 2400। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो आएगी, सेकंड इक्वेशन आप बताएगा इस ब्रांच का हमें करंट पता चल चुका है, इस ब्रांच का करंट क्या है, V/8, V मतलब ये वोल्टेज और इधर इसे तो ग्राउंड मान के चलते हैं, ठीक है, इसे ग्राउंड मान के चलते हैं, तो V/8 इसका करंट है। इसका मतलब जो Vx की वैल्यू है, जो Vx की वैल्यू है, यहां से अगर हम करंट को देखते हुए जाने तो Vx इक्वल टू V/8 यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी जो ओम्स लॉ लग गया यहाँ पे, क्या लग गया 5V/8, ये हो गया Vx की वैल्यू। तो अगर हम इस Vx की वैल्यू, अगर हम इस Vx की वैल्यू यहां पुट कर दें तो आएगा 65V माइनस Vx की वैल्यू है
5v/8 इक्वल टू 2400। ओके, तो यहां से ये 8 एंड 8 कैंसिल, बचा कितना -5 भी, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 60v इक्वल टू 2400। तो यहां से आता है v इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है, v इक्वल टू 40 वोल्ट। अगर v 40 वोल्ट आ गया, if v इक्वल टू 40 वोल्ट, तो हमें पता चल जाएगा जो करंट है, जो R2 के अक्रॉस जो करंट है, वही ये करंट है v/8 जिसे हम बोल रहे हैं। तो वही ये करंट है जिसे हम v/8 बोल रहे हैं। तो पेन चेंज करता हूं। तो इस ब्रांच में जो करंट है, इस ब्रांच में जो R2 के अक्रॉस जो करंट है, जिसे कि हम I इक्वल टू v/8 बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40/8 इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 5 एम्पियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो स्टेप्स मैंने लिए हैं उसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि V इक्वल टू 5 वोल्ट कैसे, सॉरी, करंट इन R2 ब्रांच क्या बोलते हैं इसे, हाँ, 5 एम्पियर कैसे आ रहा है। ठीक है, ये तो रहा काइंड वन सॉल्यूशन, ये तो रहा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर ब्रांच का करंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके सेकंड मेथड में हर ब्रांच का हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करते हैं, हाँ, ठीक है, तो हर ब्रांच का करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, ओके, तो हर ब्रांच का करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तब तक आप फर्स्ट मेथड को सेल्फ में देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और जब तक मैं ये फर्स्ट मेथड के बाद सेकंड मेथड के लिए जो मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ सेकंड मेथड के लिए, तो for second method I am creating little bit space, okay, हाँ, तो सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, हर ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हर ब्रांच में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो प्लस माइनस ये Vx वोल्टेज दिख रहा है, इस वोल्टेज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट है ये है Vx/5। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है और उसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस 5 सॉरी Vx वोल्ट है, तो उसमें करंट जो ड्रॉप होगा वो होगा Vx/5। क्या होगा, Vx/5 एम्पियर। यही क्या मैंने, अब इसमें Vx/5 होगा, अगर से हम लिख लें एग्जैक्टली पॉइंट्स में, तो ये आ जाएगा 0.2 Vx। ठीक है, तो 0.2 Vx करंट इधर जा रहा है, जिसमें ये अंदर जा रहा है 0.04 Vx। तो इसमें करंट कितना होगा, इसमें जो करंट होगा वो होगा 0.04 Vx माइनस 0.2 Vx। तो इस वाली ब्रांच में यानी 60 वोल्ट वाली ब्रांच में जो करंट आएगा, करंट इन 60 वोल्ट वाली ब्रांच, ये आ जाएगा, अगर मैं इसे देखूं तो माइनस ऑफ 0.16 Vx, इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना करंट आ जाएगा माइनस ऑफ। इसका मतलब अगर माइनस दिख रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो ये प्लस Vx हो जाएगा, सॉरी प्लस 0.16 Vx हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक आउटर केवीएल ऐसे लगा सकते हैं, एक आउटर केवीएल ऐसे लगा सकते हैं, ये एक आउटर केवीएल लग जाएगा, जिससे हम 60 वोल्ट से स्टार्ट करें। 60 वोल्ट, मैं वोल्ट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 60 लिख रहा हूँ। तो 60 माइनस, अब देखो मैं इसे 0.16 Vx कर दिया हूँ, इसे पॉजिटिव कर दिया हूँ, इसे वोल्टेज सोर्स से दूर जाता हुआ दिखा रहा हूँ। तो ये प्लस 0.16 Vx इंटू 5, और अब इसमें माइनस 0.2 Vx मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस Vx इक्वल टू 0। तो यहां से Vx की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 60 माइनस 16 पंजे 80, तो 0.8 Vx माइनस
6Vx माइनस Vx इक्वल टू 0। तो यहां से जो Vx की वैल्यू आएगी, यहां से जो Vx की वैल्यू आएगी ये आएगा 1.4, 1.4 एंड 2.4। ओके, 1.4 एंड 2.4 तो आएगा 2.4। 60 इज इक्वल टू 2.4 Vx। यहाँ से जो Vx की वैल्यू निकलेगी वो 600 डिवाइड बाई 24। अगर 4 से डिवाइड करें तो नहीं 12 से करते हैं, 12 टू द 24 एंड 12 12 पंजे 60, 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 25। मतलब जो Vx की वैल्यू 25 वोल्ट है। अगर Vx की वैल्यू 25 वोल्ट है, इसका मतलब अगर हम इस ब्रांच में करंट देखें, इस ब्रांच में करंट जो हमारा डिजायर्ड करंट है उसकी वैल्यू क्या है 0.2 Vx, उसकी वैल्यू क्या है 0.2 Vx, उसकी वैल्यू है 0.2 Vx। तो हमारा डिजायर्ड करंट है जिसे हम IR2 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू है 0.2 Vx। तो ये हो गया 0.2 टाइम्स ऑफ 25 मीन्स 50। So which is 50, it's a 5 ampere. It is 5 ampere. Okay, so it is 5 ampere. So from first method was also 5 ampere, second method से ही 5 ampere है। तो मैं दो मेथड्स अभी तक यूज किया हूँ। पहला किया था नोडल एनालिसिस एंड सेकंड मेथड में मैंने करंट को हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप सेकंड मेथड को दोबारा से देख सकते हैं कि मैंने कैसे करंट को हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो 5 ओम के अक्रॉस Vx नाम का वोल्टेज दिया हुआ है उससे करंट क्रिएट किया, जिसे Vx बाई 5 बोल रहा हूँ। एंड सेकंड करंट 0.04 Vx जो ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड थर्ड ब्रांच जो 60 वोल्टेज सोर्स वाली जो ब्रांच है उसमें हमने जो करंट है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया था, सिंपली केसीएल यूज किया था और वहां से निकाल लिया था। तो ओवरऑल हर ब्रांच का करंट जब पता चल जाए तो उसके बाद हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो हमारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, मैं इसे कैसे अटेम्प्ट लेता था। तो इस तरह क्वेश्चन को देखने के बाद अगर हमें पॉसिबली इसकी फर्स्ट साइड हमारी ये होनी चाहिए, सेकंड मेथड वाली है, अगर एक ब्रांच में मुझे 0.04 Vx नाम का वोल्टेज सॉरी करंट दिख रहा है और दूसरी ब्रांच जो साइड में राइट मोस्ट ब्रांच है जो 5 ओम वाली, उसके अक्रॉस वोल्टेज दिख रहा है मुझे Vx, तो क्यों ना उसमें भी मैं करंट फाइंड कर लूं जो कि 0.2 Vx आ रहा है। तो जब दो ब्रांचेस के करंट हमारे पास आ गई, एक का 0.04 Vx और सेकंड का 0.2 Vx, तो थर्ड ब्रांच का करंट पता ही चल जाएगा। और एक बार हर ब्रांच का अगर करंट इजीली मालूम पड़ गया तो कहीं भी केवीएल लगा दीजिए, वहां से आपको उस पर्टिकुलर पैरामीटर Vx की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार अगर Vx की वैल्यू मिल गई तो भाई हर ब्रांच का करंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हर ब्रांच का करंट Vx के टर्म में ही है, Vx के फॉर्म में ही है हर ब्रांच का करंट। तो वी कैन कैलकुलेट द करंट ऑफ ईच ब्रांच इजीली। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ट्राई किया कि इसे बताने की सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में हमें यहाँ वोल्टेज और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते थे लेफ्ट मोस्ट एंड पे, यहाँ 60 वोल्ट और 5 ओम के बीच में जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 एम्पियर का एक करंट सोर्स हो जाता, जिसके पैरेलल में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस रहता। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। तो आई थिंक मैंने दो मेथड्स अभी बताए हैं और पॉसिबली जो मेथड्स हो सकते हैं नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह को यूज करके पॉसिबल मेथड्स हैं। ठीक है, तो उन्हें हम तब करेंगे जब एक बार नेटवर्क थ्योरम बता कर लेंगे। और अभी तक के लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए वो नोडल एनालिसिस यूज किया था, यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद केवीएल का यूज किया था, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था वो चीज केसीएल से जाने के अलावा ओम्स लॉ को अच्छे से यूज करके हमने प्रोसेस को कैलकुलेट किया है। ओके फ्रेंड, तो अभी तक मैं दो क्वेश्चंस कैलकुलेट किया हूँ, उनमें से हमें पता चलता है कि दोनों क्वेश्चंस में प्रॉपर्ली वही बेसिक्स मेथड्स लगे हुए, वही लॉज लगे हुए हैं, चाहे वो केसीएल केवीएल का यूज हो, चाहे फिर वो नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस की बात हो, या फिर ओम्स लॉ की बात हो एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, वही बेसिक लॉज लगे हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, in next session में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो फ्रेंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे किस तरह से जो नेटवर्क के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं ना
जैसे सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, बट दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली टाइम गेनिंग। ठीक है, अगर ये टाइम गेनिंग क्वेश्चन है तो हमें टाइमिंग के अंडर करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो अटेम्प्ट है ना, वो एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद किस जगह पे हिट होना है वो क्लियर होना चाहिए। और ये चीज तभी आएगी जब वी प्रैक्टिस अलॉट। ठीक है, जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें किस पैरामीटर को हिट करना, कौन से मेथड को हिट करना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 से 4 5 मेथड्स हो सकते थे जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 2 था। बट वो 3 4 5 मेथड्स जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने ड्यूरिंग द एग्जाम, वो कहीं भी वेरिएबल नहीं है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें उस चीज पे एक बार में स्टिक करना है और हिट करना है, जहां से क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हमें वो हिट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आई थिंक मैंने इसमें ट्राई किया अपना बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने वो करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है अगली स्लाइड में वो करेंगे। तो फ्रेंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, सो थैंक यू।